जय हिंद। अब यहाँ ध्यान देना है ना, अब थोड़ा दूसरी चीजें रख दीजिए। हमने हाई कोर्ट देख लिया था, हाई कोर्ट से संबंधित सारे आर्टिकल्स हमने देख लिए थे। योग्यता क्या होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, सेवा शर्तें क्या होती हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है और उन्हें पावर्स क्या दी गई हैं आर्टिकल के तहत, ये चीजें हमने देख ली थी। आज उनकी जो पावर्स है उनको डिटेल में चर्चा करना है, उनके फंक्शंस को डिटेल में चर्चा करना है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र होता है, क्षेत्राधिकार होता है। क्षेत्राधिकार अर्थात कहां तक उनकी पावर सीमित है, कहां तक ही वे अपने डिसीजंस दे सकते हैं, निर्णय दे सकते हैं। सभी कोर्ट्स का एक क्षेत्र होता है या सभी न्यायाधिकरणों का एक क्षेत्र होता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र क्या है? संपूर्ण भारत। अगर मैं आपसे बोलूं सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र भारत और बांग्लादेश दोनों है, क्या सत्य होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार हाई कोर्ट्स के लिए केवल उसका क्षेत्र उसका राज्य है। अच्छा, वो एक राज्य भी हो सकता है, वो दो राज्य भी हो सकता है, वो दो राज्य भी हो सकता है और दो राज्यों के साथ कोई केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है। ये डिसाइड कौन करेगा? ये संसद डिसाइड करेगी। किसी भी हाई कोर्ट के क्षेत्र को बढ़ाना और उस क्षेत्र को कम करना, दोनों ही शक्तियां किसके पास है? दोनों ही शक्तियां संसद के पास है। ठीक है, तो आर्टिकल्स हमने सारे देख लिए थे किस इससे संबंधित। आज इसकी शक्ति और क्षेत्र के बारे में हमें देखना है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले, भारत का संविधान प्रत्येक राज्य के लिए क्या करता है? एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। अब यहां प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संविधान ने बोल दिया कि हर एक राज्य के लिए क्या होना चाहिए। तो इस चीज को थोड़ा सा सुधार करने के लिए एक अमेंडमेंट किया जाता है 1956 में। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन, जो ये कहता है कि ठीक है, एक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होना चाहिए, परंतु यदि संसद चाहे तो दो राज्यों के लिए भी एक समान हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। क्लियर है? हालांकि 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संसद को दो या दो से अधिक राज्यों या दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापित करने के लिए अधिकृत किया है। उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार अर्थात जिस क्षेत्र में वो अपना कार्य कर सकता है, किसी राज्य के क्षेत्र के साथ या एक राज्य के क्षेत्र के साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ समाप्त हो सकता है। अर्थात एक हाई कोर्ट का क्षेत्र उसका राज्य हो सकता है, या दो राज्य हो सकते हैं, या एक राज्य और अन्य केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकते हैं। संसद उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ा सकती है या किसी केंद्र शासित प्रदेश से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर भी कर सकती है। मान के चलते हैं कि अभी जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर लास्ट लेक्चर में देखा था कि दमन दीव या दादर और नागर हवेली अभी किस हाई कोर्ट के अंतर्गत थे? बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत थे, अर्थात महाराष्ट्र के अंदर है। अगर संसद चाहे तो इसे गुजरात के हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकती है। संसद का मन है कि हमें दमन दीव को अब किसके पास ट्रांसफर करना है? गुजरात हाई कोर्ट के पास ट्रांसफर करना है। तो ये कार्य केवल कौन कर सकता है? ये शक्ति केवल संसद के पास है, ना ही किसी मुख्य न्यायाधीश के पास है और ना ही हमारे राष्ट्रपति के पास है। केवल और केवल किसके पास है? संसद के पास है। मूल न्यायाधिकार, अब देखो संसद हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि किस कौन कौन से क्षेत्राधिकार इसके आते हैं, जिसपे हमें डिटेल में चर्चा करनी थी। अब इन्हें आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इनकी पावर सीमित करने का काम यही आर्टिकल के भीतर हमारे सारे पॉइंट्स करेंगे कि किस क्षेत्र में हाई कोर्ट डिसीजन सुना सकता है, किसकी शक्ति के तहत सुना सकता है और किन क्षेत्र में हाई कोर्ट अपने डिसीजन नहीं सुना सकता। ठीक है, देखो उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में निम्न शक्तियां शामिल है। सबसे पहला, संसद और राज्य विधानमंडल। विधानमंडल शब्द लिखा है मतलब, अब विधानमंडल के दो तात्पर्य होते हैं। ठीक है, पहला, या तो केवल विधानसभा, जिस राज्य में केवल विधानसभा है तो वहां विधानसभा, या विधानसभा और विधान परिषद दोनों। अब ये चीज बताइए, हमारे भारत में कितने राज्यों में विधानसभा केवल है? कितने राज्यों में? 22। क्योंकि 6 राज्यों में हमें पता है क्या है, विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो कौन देखेगा उन विवादों को? हाई कोर्ट देख सकता है। मान के चलते हैं कि हमारे चुनाव में या विधानमंडल के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो क्या हाई कोर्ट उस विवाद को सुन सकता है? सुन सकता है या नहीं? बिल्कुल सुन सकता है। ये उसका कौन सा क्षेत्राधिकार है? मूल क्षेत्राधिकार है। राजस्व मामले या राजस्व संग्रहण में आदेशित किए गए किसी कार्य के संबंध में, राजस्व मतलब क्या होता है, इस पे हम बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं जब हमने टैक्स पढ़ा था कि राजस्व क्या होता है।
सिर्फ अर्थ बता दीजिए, राजस्व का मतलब क्या होता है? टैक्स होता है राजस्व। राजस्व टैक्स होता है। सरकार जिस भी प्रकार से राजस्व को प्राप्त करती है वो अन्य प्रकार हो सकते हैं, अधिक प्रकार हो सकते हैं, टैक्स के आधार पर, फाइन के आधार पर, ऋण के आधार पर, किसी भी आधार पर जब राजस्व प्राप्त किया जाता है तो उस राजस्व के लेन देन से संबंधित, उसके आने से और उसके जाने से संबंधित कोई भी वाद होता है तो वो भी किसके क्षेत्राधिकार में आ सकता है? हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आ सकता है। इसके अलावा ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकारों से। अच्छा, इससे मुझे एक चीज याद आई, आर्टिकल नंबर कौन सा? जल्दी बताओ, रिट से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 226। अच्छा ये बताओ कि रिट्स की जो पावर्स है, चलो हम इसको आगे चर्चा करेंगे, याद दिलाना मुझे। संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को अधीनस्थ न्यायालय से अपनी फाइल में स्थानांतरित करने का आदेश देना। अर्थात अभी हमने इस पर बात की कि यदि संविधान से संबंधित कोई वाद है जो अधीनस्थ न्यायालयों में चल रहा है, अभी आपका आर्टिकल नंबर 227 यही चीज वो कह रहा है कि यदि संविधान की व्याख्या से संबंधित, या जिसमें, अब मैंने आपसे पहले भी ये चीज बोली है कि समय समय पर संविधान के शब्दों को समझाने की जरूरत पड़ती है ना? धीरे धीरे, जैसे विधि की परिभाषा को किसने समझाया? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया, क्योंकि लोग पूछते थे विधि मतलब कौन सी विधि, नियम, विनियम, सरकार के द्वारा बनाए गए नियम, ऐसी कौन सी विधि की आप बात कर रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम विधि की परिभाषा ही दे देते हैं आपको। ऐसी समय समय पर संविधान की चीजों को व्याख्या करने की आवश्यकता पड़ती है। अब केसेस आते हैं, उसके अनुसार नई क्वेश्चंस उठते हैं और फिर उसकी व्याख्या कोर्ट के द्वारा की जाती है। अब ऐसा कोई वाद यदि अधीनस्थ न्यायालय के पास लंबित है जो आपके संविधान की व्याख्या से संबंधित है या संविधान के किसी वाद से संबंधित है, तो उन मामलों को हाई कोर्ट अपने पास क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है, और उस पर फिर ये व्याख्या करने का कार्य अब कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा, है ना? इसलिए बोला गया आर्टिकल नंबर 227 में कि लंबित मामलों को, सॉरी 228 में, कि लंबित मामलों को और संविधान की व्याख्या से संबंधित जुड़े मामलों को ये अपने पास क्या कर सकता है? स्थानांतरित या ट्रांसफर कर सकता है। 228। 4 उच्च न्यायालय, कोलकाता, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालय के पास उच्च मूल्य की श्रेणियों में मूल नागरिक क्षेत्राधिकार है। अर्थात इनके पास कुछ मूल अधिकार अधिक है, मूल अधिकार से संबंधित कुछ शक्तियां अधिक हैं इन 4 हाई कोर्ट्स के पास। अब बात करते हैं रिट्स की। हाँ, तो मैं सवाल आपसे पूछ रहा था किस आर्टिकल में है? 226। और सुप्रीम कोर्ट की किस में है? 32 में। अब ये बताइए कि जो रिट्स की पावर है वो ज्यादा किसको दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को कि हाई कोर्ट को? सोच कर जवाब देना। रिट की पावर्स अधिक किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? अब मैंने बोल दिया तो अब सोचने लगे, है ना, कि शायद हाई कोर्ट भी हो सकता है। देख लेते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों और किसी भी सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। देखो यहीं पे हो गया काम। कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित वाद पर ही रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है, जबकि हाई कोर्ट को सामान्य कानूनी अधिकारों से संबंधित वादों पर भी रिट जारी करने का अधिकार है। ऐसे सामान्य कानूनी अधिकार जो विधायिका द्वारा निर्मित किए गए हैं उनके अगेंस्ट भी आप क्या ला सकते हैं? रिट ला सकते हैं, राज्य के भीतर। जो आपको कौन देता है पावर? हाई कोर्ट देता है, ठीक है। परंतु सुप्रीम कोर्ट कोई भी सामान्य कानूनी अधिकार के लिए रिट जारी नहीं करता। उसके पीछे वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट इतना फ्री नहीं है ना? सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकार से संबंधित वाद सुनने के लिए एकदम तैयार है, तत्पर है, क्योंकि वो संविधान से जुड़ा मामला है। पर सामान्य कानूनी अधिकार सरकार या विधायिका द्वारा निर्मित किए जाते हैं, समय समय पर बदले जाते हैं। उनसे संबंधित यदि कोई वाद है जिस पर आपको रिट फाइल करनी है तो आप रिट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। कहां जाना पड़ेगा? हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर्स अपने पास नहीं रखी, अर्थात संविधान ने उसे नहीं दी है। ये पावर्स निचली अदालत को दी गई है। किसको? हाई कोर्ट। तो रिट की ज्यादा पावर्स किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। किसके पास है? केवल मूल अधिकार से संबंधित वादों पर रिट जारी कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। और मूल अधिकार और हमारे सामान्य कानूनी अधिकार दोनों पर रिट जारी कौन कर सकता है? हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार, रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार विशिष्ट नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के साथ समवर्ती है, अर्थात उसके जैसा ही है। जैसी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के पास है रिट के संबंध में, वैसी शक्तियां किसके पास है?
हाई कोर्ट। इसका मतलब है कि जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित पक्ष के पास सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का विकल्प होता है। हालांकि उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में कैसा है? व्यापक है, मतलब ज्यादा है, बड़ा है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ क्या किसी भी सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। अर्थात अगर कोई मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो रिट तो जारी हो सकती है, ये तो सामान्य बात है। पर किसी सामान्य कानूनी अधिकार जो आपको राज्य के द्वारा सौंपा गया है, ठीक है, अब हर राज्य का सिस्टम अलग होता है, हर राज्य में उसकी जनता को अलग प्रकार के जो कानून है या अधिकार कौन दे सकता है? वहां की सरकार दे सकती है। अब मान के चलते हैं जैसे कि हमारे यहाँ एक ट्राइब रहती है, बैगा ट्राइब रहती है, तो बैगा ट्राइब को एक क्या दिया गया कि आप वनों की कटाई कर सकते हो, आप स्थानांतरित कृषि कर सकते हो, आप पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। और अगर उनके इस क्षेत्राधिकार को रोका जाता है, इस कानूनी अधिकार को रोका जा सकता है, तो इसके अगेंस्ट वो कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। जबकि ऐसी कोई पावर केवल मध्य प्रदेश में दी गई है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, ऐसी पावर केवल कहां दी गई? मध्य प्रदेश में। जरूरी तो नहीं कि भारत के संपूर्ण क्षेत्र में है। तो जो चीज भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नहीं है वो चीज सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। आया डिफरेंस समझ में? अब समझ में आया सामान्य कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकार। इसलिए ज्यादा बड़ा क्षेत्र किसका है रिट जारी करने के संबंध में? हाई कोर्ट के पास है। क्लियर है ये चीज? रिट क्षेत्राधिकार। अपील न्यायिक क्षेत्र। अब दो प्रकार की अपीलें होती हैं, आपको पता है, एक होता है सिविल मामला और एक होता है आपराधिक मामला। इसे डिटेल में देखते हैं। उच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील की अदालत है। आप अपील करते हैं, किस पर करते हैं? कोर्ट में जाकर अपील। अपील का मतलब तो समझ में आता है ना आप लोगों, याचिका लगाना, अपील करना। अपील की अदालत है और राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्यरत अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित दो शीर्षकों के अंतर्गत रखा गया। एक सिविल मामले अर्थात आपके जमीन, जायदाद, वसीहत, तलाक, इनसे संबंधित मामले, और क्रिमिनल मामले बलात्कार, हत्या करना, हत्या की कोशिश करना, इन सब से संबंधित मामले, तेजाब डालना। समझते हो? क्रिमिनल मामले समझते हैं, जो जुर्म का दूसरा रूप होता है। सिविल मामले में कुछ खून खराबा ऐसी चीजें तो नहीं होती हैं। अच्छा, जमीन जायदाद के लिए किसी की हत्या कर देना तो वो बन गया क्रिमिनल मामला। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि जमीन का मामला था तो वो सिविल में जाएगा। जमीन के लिए आपने हत्या कर दी तो वो किसका मामला हो गया? अगर वो दहेज प्रथा है तो वो सिविल मामला है। पर दहेज प्रथा के लिए आपने अपने किसी परिवार के सदस्य को नुकसान पहुंचाया या नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो वो बन गया क्रिमिनल मामला। ठीक है। सिविल मामले में अपील। उच्च न्यायालय का सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार इस प्रकार है, अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। जिला जिला अदालत, अतिरिक्त जिला अदालत और अन्य अधीनस्थ अदालत, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? इनके ऊपर कौन बैठा है? हाई कोर्ट बैठा है। ठीक है। के आदेशों और निर्णयों की पहली अपील कानून और तथ्य दोनों सवालों पर सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब इस चीज को समझना, आपका केस सबसे पहले कहां चला? जिला सत्र न्यायालय में या अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय में या किसी अधीनस्थ अदालत में आपका केस चला। उन्होंने आपको एक निर्णय सुनाया, वो निर्णय आपको पसंद नहीं आया। अब आपको उस निर्णय के खिलाफ क्या करना है? अपील करना है। क्या करना है? अपील करना है। तो अपील अब आप कहां करेंगे? हाई कोर्ट में करेंगे। ध्यान से समझना, इन अपीलों के खिलाफ या इन सवालों के खिलाफ आप सीधे उच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। ये चीज पता है? अब समझना, जिला जिला अदालत या अन्य अधीनस्थ अदालत के आदेशों और निर्णयों के खिलाफ दूसरी अपील केवल कानून के सवालों से जुड़े मामलों में। अब आप दोबारा अपील कहां करना चाहते हैं? आपको निर्णय किसने दे दिया है? जिला जिला अदालत ने दे दिया है। आप दोबारा अपील करना चाहते हैं कहां पर? हाई कोर्ट में। तो कानून से संबंधित सवालों से जुड़े मामलों में उच्च न्यायालय में क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। कुछ उच्च न्यायालय में इंट्रा कोर्ट अपील का प्रावधान है। अब ये इंट्रा कोर्ट अपील क्या होता है समझना। आप कहां गए? जिला सत्र न्यायालय, उसने कुछ आपको निर्णय सुनाया, निर्णय पसंद नहीं आया और उसके कानून से संबंधित कुछ सवालों को लेकर आप कहां चले गए? हाई कोर्ट। अब वो कोई भी सवाल हो सकता है कि आपको गलत तरीके से सजा सुनाई गई है या आपके इस सबूत को नजरअंदाज किया गया। बहुत सारी, ये निम्न गवाह को नहीं सुना गया है, इस गवाह के सबूतों को नजरअंदाज किया गया। तो आप जाते हैं कानून से संबंधित प्रश्नों को लेकर कहां? हाई कोर्ट।
अब हाई कोर्ट क्या करता है, डिसीजन को एज इट इज रखता है या कोई नया डिसीजन सुनाता है। अब आपको क्या करना है, पुनः उसी डिसीजन पर क्या करना है, अपील करना है। कोर्ट के दिए गए समान कोर्ट, समझना जिस कोर्ट ने आपको डिसीजन दिया है उसी कोर्ट में आपको फिर से क्या करना है, अपील करना है। अब यहां पर एक चेंज होगा, वही सेम कोर्ट रहेगी, वही सेम वाद रहेगा, वही सुनवाई चलेगी, पर इस बार जो पीठ थी जो आपके वाद को सुन रही थी, वो पीठ में बैठे सदस्य क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। इसे बोला जाता है इंट्रा कोर्ट अपील। इंट्रा कोर्ट मतलब होता है आंतरिक कोर्ट अपील, अर्थात वही कोर्ट रहेगी जिस कोर्ट ने आपको क्या सुनाया था, डिसीजन सुनाया था, बस कोर्ट में अब जजेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और फिर जो नए जजेस होंगे वो आपकी उस अपील को क्या करेंगे, सुनने का कार्य करेंगे। इसे बोला जाता है इंट्रा कोर्ट। क्यों, क्योंकि ये जो अपील थी जिला अदालत की, ये उसी कोर्ट में नहीं हो रही थी, ये ट्रांसफर होके कहां चली गई थी, किसी अन्य कोर्ट में, अर्थात हाई कोर्ट में। अदालत बदल गई यहां पर इंट्रा कोर्ट अपील में अदालत चेंज नहीं हुई। इंट्रा कोर्ट अपील में क्या हुआ, अदालत वही रही, बस सुनवाई करने वाले जजेस क्या हो गए, चेंज हो जाते हैं। तो हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील की व्यवस्था है। इसके तहत जब उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने किसी मामले का फैसला किया है तो ऐसे निर्णय की अपील उसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जा सकती है। प्रशासनिक और अन्य न्यायाधिकरणों के निर्णयों की अपील राज्य उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जा सकती है। जो प्रशासनिक न्यायालय होते हैं या अन्य न्यायाधिकरण होते हैं उनकी अपील भी आप कहाँ कर सकते हो। अच्छा, कभी आपके दिमाग में सवाल नहीं आया कि अन्य न्यायाधिकरण क्या हो सकते हैं, ये अन्य न्यायाधिकरण क्या हो सकते हैं, नहीं आता सवाल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं बताऊंगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ हमने तो पढ़ा है ये, पर ऐसे क्यों नहीं याद आता है आपको। हमने कुछ कमीशंस पढ़े थे, उसमें मान के चलते हैं एक कमीशन एग्जांपल लेते हैं, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। अभी कोई हाई कोर्ट है क्या, कोई जिला सत्र न्यायालय है क्या, कोई अतिरिक्त अदालत है ये, इसको पर सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, सजा और फाइन लगाने की शक्तियां प्राप्त हैं, करोड़ों तक की फाइन लगा सकता है आपका एनजीटी अगर आप एनजीटी द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हैं, पता है। तो वही वाद है, यही तो न्यायाधिकरण है कोर्ट से हटके, जिनके वाद को आप यहां पर अपील कर सकते हैं, यहीं पर उनकी बात होती है। आई बात समझ में। ऐसे बहुत से कमीशन और आयोग हैं जिनको इस प्रकार के निर्णय देने की शक्तियां संसद के द्वारा प्रदान की गई हैं, जो अदालत के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब आपराधिक मामलों में अपील करना है, यदि सजा 7 साल से अधिक कारावास की हो तो सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ कहां पर, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। पर सजा कितनी होनी चाहिए, कम से कम 7 या 7 वर्ष से अधिक यदि आपको सजा सुनाई गई है तो आप कहां पर जा सकते हैं। अच्छा, इस पर एक सवाल और, क्या जिला सत्र न्यायालय फांसी की सजा दे सकती है, नहीं, चलो देख लेते हैं। सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय द्वारा दी गई मौत की सजा मतलब दे सकती है। पहली लाइन में गलत हो गए आप सभी, है ना। दी गई मौत की सजा, पर यहां पर एक पॉइंट है, दी गई मौत की सजा या मौत की सजा को निष्पादन यानी इंप्लीमेंट करने से पहले उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है, चाहे दोषी व्यक्ति द्वारा अपील की गई हो या नहीं। मतलब यदि सत्र न्यायालय या जिला अदालत ने मौत की सजा सुना दी है, अब मौत की सजा कोई छोटी बात तो नहीं है ना, मौत की सजा मतलब सीधे ऊपर का टिकट कट चुका है। तो अब जिसको मौत की सजा सुनाई गई है जिला अदालत के द्वारा, वो अपील करे चाहे ना करे, वो जुडिशियल रिव्यू सुना है, वो रिव्यू करने का काम हाई कोर्ट जरूर करेगा। वो एक बार जांच जरूर करेगा कि संबंधित वाद में क्या वाकई मौत की सजा देना आवश्यक है या नहीं। ये चीज कौन देखेगा, अपील की गई हो चाहे ना की गई हो। और अगर सजा सुनाई गई हो कारावास की तो कब अपील कर सकते हैं, जब 7 साल या फिर उससे अधिक की सजा सुनाई गई हो। बेहद ही आसान चीजें चल रही हैं, क्षेत्राधिकार में कुछ ऐसा नहीं है। पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार, आर्टिकल नंबर 227, जिसको आप अधीक्षण की शक्ति भी बोल सकते हैं। सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, ये क्या होता है, सुपरवाइजरी, सुपरवाइज करना क्या होता है। एक उच्च न्यायालय के पास सेन अदालत को छोड़कर, ये चीज तो हमें पता है, हाई कोर्ट के पास सेन अदालत की किसी भी प्रकार की शक्तियां नहीं है। सेन अदालत को छोड़कर अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में कार्यरत सभी अदालत और न्यायाधिकरणों पर देखरेख की शक्ति, देखरेख कर रही है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा फांसी की सजा सुनाया निचली अदालत ने, तो किसने देखा उसको,
हाई कोर्ट ने, भले अपील की गई चाहे ना की गई, ये शक्ति किसको प्राप्त है? हाई कोर्ट को प्राप्त है। उच्च न्यायालय के अधीक्षण की यह शक्ति सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों तक फैली हुई है, चाहे वे उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अधीन हो या ना हो। अर्थात ऐसे न्यायाधिकरण जो अपीलीय क्षेत्राधिकार के बाहर है परंतु क्षेत्र के अंदर है, राज्य के अंदर है पर अपील क्षेत्राधिकार के बाहर है, अर्थात उनके द्वारा दिए गए डिसीजंस की अपील कहां नहीं की जा सकती? हाई कोर्ट में। तब भी हाई कोर्ट चाहे तो उसकी देखरेख या उसको सुपरवाइज कर सकता है कि उनके द्वारा दिए गए किए गए निर्देश या कार्य गलत तो नहीं है। उच्च न्यायालय के परिवेशी क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित बातें हैं। इसमें न केवल प्रशासनिक अधीक्षण बल्कि न्यायिक अधीक्षण भी शामिल है। यह एक पुनरीक्षण रिवीजन क्षेत्राधिकार है, अर्थात ये रिवाइज करता है अपने निचली अदालतों द्वारा दिए गए डिसीजंस को। यह स्वप्रेरणा से हो सकता है और जरूरी नहीं कि किसी के आवेदन, अर्थात अभी हमने देखा अगर ये सुपरवाइज करना चाहे तो जरूरी नहीं है कि ये किसी के कहने पर ही सुपरवाइज करे, ये अपनी खुद के मन से स्वप्रेरणा से भी उसको सुपरवाइज कर सकता है। यह है उसका पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार। फिर आते हैं अधीनस्थ न्यायालयों पर निर्णय। ये आप सभी जानते हैं कि हर उच्च न्यायालय का उसकी निचली अदालतों पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पोस्टिंग, पदोन्नति के मामलों में और राज्य की न्यायिक व्यवस्था में व्यक्तियों की नियुक्ति में राज्यपाल द्वारा इसका क्या लिया जाता है? परामर्श लिया जाता है, क्योंकि इनकी नियुक्ति, पोस्टिंग, पदोन्नति कौन करता है? राज्यपाल करता है। पर किसकी सिफारिश से करता है? हाई कोर्ट की सिफारिश से करता है। हाई कोर्ट की सिफारिश मतलब उसमें बैठे हुए उसके चीफ जस्टिस की। यह राज्य की न्यायिक सेवा के सदस्यों की पोस्टिंग, पदोन्नति, छुट्टी की मंजूरी, स्थानांतरण, अनुशासन के मामलों से संबंधित वाद देखता है। यह अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी मामले को वापस ले सकता है यदि इसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है जिसके लिए संविधान की व्याख्या, ये चीज हम अभी दूसरी बार देख रहे हैं। इसके बाद यह या तो मामले का निपटारा कर सकता है या कानून के प्रश्न का निर्धारण कर सकता है और मामले को अपने फैसले के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापस भी कर सकता है। अर्थात अधीनस्थ न्यायालय से इसने जो मामला अपने पास बुलाया है या तो ये उस पर क्या कर सकता है? विचार कर सकता है, कोई निर्णय दे सकता है और निर्णय देने के बाद इसे पुनः किसको लौटा सकता है? अपने निचली अदालत को लौटा सकता है। इसका कानून इसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर काम करने वाली सभी अधीनस्थ अदालतों पर उसी तरह बाध्यकारी है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत की सभी अदालतों पर बाध्यकारी है। ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट द्वारा सुनाया गया कोई भी निर्णय उसके क्षेत्राधिकार में स्थित सभी न्यायाधिकरणों और अदालतों पर क्या है? बाध्यकारी है, अर्थात मानना पड़ेगा। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया डिसीजन संपूर्ण भारत के क्षेत्र में जो अदालतें हैं उन पर क्या है? बाध्यकारी है। समझ में आ रही चीजें? मुश्किल लग रही है क्या ये? इसके बाद अभिलेख न्यायालय, ये भी हमने पढ़ा हुआ। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स सुना है नाम इससे पहले? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का देखो, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाहियां और कार्य शाश्वत स्मृति और गवाही के लिए क्या किए जाते हैं? दर्ज किए जाते हैं। जो भी कार्रवाई होती है उसको एज इट इज दर्ज किया जाता है। इन अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर मूल्यवान माना जाता है और किसी भी अदालत के समक्ष पेश किए जाने पर इन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। ऐसा क्यों बोला जाता है? कि देखो, मान के चलो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या की है? हत्या की है समान तरीके से, ठीक है? इनका जो तरीका था और इसके बाद तीन व्यक्तियों ने उसके 5 वर्ष के बाद क्या करी? हत्या की और उनका भी तरीका कैसा था? एकदम समान था। तो ये मान के चलते हैं 2020 में इस पर किसी कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया। हाई कोर्ट भी हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है। अब उस पर डिसीजन सुनाया, अब उसको तो दर्ज किया गया है, 2020 में रिकॉर्ड रखा गया है कि किस प्रकार से कार्यवाही की गई और किस प्रकार से उस पर अपना डिसीजन सुनाया गया और किस प्रकार से उन्हें सजा दी गई। ये एक रिकॉर्ड के तौर पर रखा गया है। अब उसी के 5 वर्ष 4 वर्ष बाद 2024 में एक वाद होता है। 3 लोग हत्या करते हैं, हत्या का तरीका एकदम सिमिलर होता है, सारी की सारी चीजें एकदम कॉपी पेस्ट होती हैं। तब उस अदालत में सेम किसी भी अन्य हाई कोर्ट का भी हो सकता है, उस हाई कोर्ट का भी हो सकता है, उस डिसीजन को पेश किया जा सकता है कि देखिए इस प्रकार का कृत्य किया गया था 4 वर्ष पहले, इसी प्रकार के काम थे और इस प्रकार की सजा सुनाई गई थी, तो हम चाहते हैं कि इसी प्रकार की सजा इन्हें सुनाई जाए। तो उस पर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ये नहीं बोला जा सकता कि नहीं वो समय कुछ और था, अब बदल गया। हाँ, अगर कानून में ही परिवर्तन हो जाए तो बात अलग है। अब कानून पहले कुछ और था, अब कुछ और है, तो बात अलग है।
परंतु अगर सारी चीजें समान है तो आप उस पर प्रश्न नहीं उठा सकते। जो पहले हुआ था उसको आप एक नजीर के तौर पर यूज कर सकते हो। नजीर मतलब होता है एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, कि मेहनत नहीं करना है आपको, केवल बता देना है कि हाँ इस प्रकार से चीजें पहले हुई थी। तभी आप देखो कि जो एडवोकेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, पुराने वादों को पढ़ते हैं, वहां से वो पॉइंट्स निकालते हैं। जो केसेस होते हैं ना बड़े बड़े, जैसे आपने केशवानंद भारती वाद सुना होगा, इंदिरा साहनी सुना है, उनकी सेपरेट एक बुक आती है, उसको पढ़ते हैं एडवोकेट्स। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी ऐसा वाद आया या संविधान की प्रस्तावना से जुड़ा कोई मामला आया, अब इसको हम एक और बहुत सरल एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो संविधान की प्रस्तावना से जुड़ा कोई मामला आ जाता है, आ सकता है, तो आप कहां जाओगे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लेने? केशवानंद भारती के पास जाएंगे, उस वाद के पास जाएंगे जो 1973 में गठित हुआ था। 1973 में घटित उस बात को आप रखेंगे टेबल पर कोर्ट के सामने कि देखिए यहाँ पर साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि आप संविधान में किसी भी उसकी मूल संरचना पर परिवर्तन नहीं कर सकते, ना होने दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये नहीं कह सकता वो 1973 था, अब 2024 है तो अब कर सकते हैं, नहीं। उस समय दिए गए डिसीजन के रिकॉर्ड का आपको सम्मान करना होगा और उस पर किसी भी प्रकार का आप प्रश्न नहीं उठा सकते। इसीलिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार इन निर्णयों को कानूनी मिसाल देखो किसके रूप में यूज किया जाता है? मिसाल के रूप में। मिसाल अर्थात हम बोलते हैं ना, जो चीज पहले गठित हो चुकी है उसी को फिर क्या करना, रिपीट करना या सामने पेश करना, और कानूनी संदर्भ के रूप में मान्यता दी जाती है। इसमें ना केवल अपनी बल्कि अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए भी दंडित करने की शक्ति है। अर्थात अगर कोई पहले वाद किया गया जिसमें दंडित किया गया और वही सेम चीज अभी भी की गई तो सेम आधार पर आप दंडित कर सकते हैं। अपने निर्णय, आदेश या निर्णय की समीक्षा करने और उसे सही करने का भी एक क्या है, तरीका है। ठीक है, चलिए अब न्यायिक समीक्षा, ये तो पढ़ चुके हैं हम। क्या होता है न्यायिक समीक्षा? जुडिशियल रिव्यू। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? अपने द्वारा दिए गए निर्णय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर आप रिव्यू कर सकते हैं और चाहे तो उसमें डिसीजन को भी बदल सकते हैं। यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों के विधायी कृत्यों, कार्यवाही आदेशों की संवैधानिकता की जांच करता है और उच्च न्यायालय की शक्ति को संदर्भित करता है। अर्थात अगर कोई कानून राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है तो उसका रिव्यू करना अर्थात उसकी संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति किसको देता है? ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी है ये शक्ति, हाई कोर्ट के पास भी है। यदि जांच करने पर भी संविधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अवैध, असंवैधानिक या शून्य घोषित किया जा सकता है। तो वो चाहे तो उस कानून से संबंधित निर्णयों को बदल सकते हैं या उसे शून्य भी घोषित कर सकते हैं। ये न्यायिक समीक्षा की शक्ति है। अब एकदम सरल चीजें हैं जो आपको पॉइंट से समझ में आ जाएंगी। उच्च न्यायालय की कुछ स्वतंत्रताएं हैं। वैसे ही हमारे देश में किस प्रकार की न्यायपालिका है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो उसकी स्वतंत्रताएं थोड़ा सा देख लेते हैं। नियुक्ति का तरीका आपको पता है, केंद्र सरकार ने पहले हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी एक अलग न्यायिक समिति बनाने का, जिसपे जुडिशियल कमीशन था जो क्या करता, जजेस की नियुक्ति करता। परंतु इसे बाद में क्या कर दिया कोर्ट ने, शून्य घोषित करवा दिया कि नहीं, केवल कोलोजियम सिस्टम के द्वारा ही क्या किया जाएगा, नियुक्ति की जाएगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा न्यायपालिका के सदस्यों के परामर्श से की जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि न्यायिक नियुक्तियां किसी भी राजनीतिक या व्यवहारिक विचारों पर आधारित ना हो, वरना क्या होगा, कल को पीएम बोलेंगे हमारे पक्ष में डिसीजन सुना दीजिए, हम आपको बनवा देंगे क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर चीजें बदल जाएंगी ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईमानदारी का जो भाव है वो खत्म हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी नियुक्तियों को क्या रखा गया है, थोड़ा अलग तरीके से रखा गया है, जिसमें किसी भी प्रकार से जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है या राजनीतिक पार्टीज जो होती है उनका हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। हाँ, नियुक्ति पत्र कौन सौंपते हैं? राष्ट्रपति सौंपते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो राष्ट्रपति। इस्तीफा किसे सौंपते हैं? दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही राष्ट्रपति को सौंपते हैं। कार्यकाल की सुरक्षा हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ना 5 साल, ना 6 साल, ना 7 साल। जब तक एज है तब तक आप क्या रह सकते हैं, न्यायाधीश बने, जब तक आप इस्तीफा ना देना चाहें। हाई कोर्ट के कितने, 62 ईयर्स तक, और सुप्रीम कोर्ट के 65 ईयर्स तक कार्यकाल अपना पूरा कर सकते हैं। तो आपको कार्यकाल की भी सुरक्षा दी गई है। निश्चित सेवा शर्तें,
वित्तीय आपातकाल को छोड़कर कभी भी आपके वेतन भत्तों में, पेंशन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। संचित निधि पर प्रभारित व्यय, देखना उच्च न्यायालय, संचित निधि पता है, संचित निधि पढ़ ली है हमने। संचित निधि से सारी आपके संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं। याद रखना जो हमारा हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जो हमारी पेंशन दी जाती है वो पेंशन राज्य की संचित निधि से नहीं दी जाती। किससे दी जाती है? केंद्र की संचित निधि से दी जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, अब बहुत अच्छे से इस फर्क को समझना पड़ेगा। उच्च न्यायालय लिखा, उच्चतम नहीं लिखा। उच्चतम लिखा होता तो केंद्र की संचित निधि है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किससे दिए जाते हैं? कोई डाउट इसमें? राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं और राज्य विधानमंडल द्वारा गैर मतदान योग्य है। ठीक है, पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या? पेंशन, जो अभी हमने बात की, पेंशन किस पर भारित है? भारत की संचित निधि, अर्थात वो जो पेंशन दी जाएगी वो किसके फंड से दी जाएगी? भारत के केंद्र के फंड से दी जाएगी। सैलरी किससे दी जाएगी? राज्य की संचित निधि से दी जाएगी। डिफरेंस क्लियर है? जब तक आप राज्य में पदाधिकारी बने हुए हैं हाई कोर्ट के, तब तक आपको जो सैलरी है वो कहां से दी जाएगी? जब आप रिटायर हो चुके हैं, अर्थात आपको पेंशन मिलने वाली, तो वो पेंशन कहां से दी जाएगी? केंद्र की संचित निधि से दी जाएगी। संसदीय हस्तक्षेप पर रोक, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर संसद या राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं की जा सकती। साफ लिखा है न्यायाधीशों के आचरण पर। अब न्यायाधीशों का आचरण तो आप सभी जानते हैं बेहद ही अच्छा है, आपने लाइव कार्यवाही भी दी होगी। किसी को भी डांट फटकार लगा देते हैं, अब सामने कोई भी खड़ा हो, अब वो चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर, डांट फटकार लग जाती है। तो संसद पर इस पर चर्चा नहीं हो सकती कि यार वो जज का मूड बहुत खराब रहता है, यार वो जज अच्छे से बात नहीं करते। नहीं, आप संसद के पूर्ण रूप से हस्तक्षेप से क्या रखे गए हैं? बाहर रखे गए हैं, सिवाय इसके कि जब महाभियोग प्रस्ताव ना चल रहा हो। अगर महाभियोग चला ना, तो फिर चर्चा बहुत बेहतर तरीके से होगी कि अब आपको हटाने की बात हो रही है, तो संसद आप पर चर्चा कर सकती है, वरना तब तक संसद में आपका नाम नहीं लिया जाएगा। आपने देखा संसद में बेचारे हमारे, अगर इस पर छूट दे दी जाए, अगर इस पर छूट दे दी जाए कि आप न्यायालय के लिए बोल सकते हैं जो बोलना चाहते हैं, सबसे ज्यादा न्यायालय के लिए बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम दरवाजा होता है न्यायालय का। फिर पार्टीज क्या चाहती हैं कि न्यायालय उसके पक्ष में निर्णय सुनाए, उसके पक्ष में निर्णय नहीं आया तो फिर न्यायाधीशों के लिए अपशब्द उपयोग करेंगे, माननीय न्यायालय के लिए अपशब्द उपयोग करेंगे। और अगर ये आपको पता है, अगर ये संसद, आपने एक चीज सुना होगा कि संसद के भीतर होने वाली कार्यवाहियों पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। तभी लड़ाई झगड़े, हाथापाई, एक दूसरे को थप्पड़ मारना, जूते फेंकना, ये सब आपने देखा होगा। काफी अच्छा आचरण है हमारे संसद का। अच्छा, संसद का तो वाकई में अच्छा आचरण है। कुछ राज्यों की विधान मंडलें ऐसी हैं जहां हमें ये अच्छा आचरण देखने ज्यादा मिलता है ना, एक दूसरे का किस प्रकार से सम्मान करते हैं नेतृत्वकर्ता। परंतु यदि संसद में भी आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए या न्यायालय के लिए कोई अपशब्द उपयोग किया, तो बस आप उस दरवाजे से बाहर निकलिए, माननीय न्यायालय आपको सीधे कटघरे के पास बुला लेगा। इतनी शक्ति न्यायालय को दी गई है। न्यायालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अपशब्द और गलत आचरण का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए आपने एक नाम सुना होगा, आचार संहिता। चाहिए जो आपका आचार संहिता है, जब लागू की जाती है हमारे लोकल एरिया में, ये कब की जाती है? जब चुनाव होते हैं। परंतु जो हमारे कोर्ट का एरिया होता है वहां पर 24/7 365 डेज, मतलब हमेशा, वहां हमेशा आचार संहिता लगी होती है। तो संसदीय हस्तक्षेप पर क्या है? रोक है। ठीक है, इसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। आपको पता है हमने एक चीज कल देखी थी कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट में क्या हो जाते हैं, जज बनकर आ जाते हैं, या आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं कि आप हाई कोर्ट में जज बनकर आ जाते हैं, तो आप किसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में, पर किसी अन्य अदालत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये तो हमने कल देखा था। परंतु अगर आप सेवानिवृत्त ही हो चुके हैं, मतलब रिटायर, तब आप कहीं पर भी अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति, भाई अभी हमने देखा कि उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अपनी अवमानना के लिए क्या कर सकता है? दंडित, किसी भी व्यक्ति को कर सकता है। इस प्रकार इसके कार्यों निर्णयों की किसी के द्वारा आलोचना या विरोध चाहकर भी नहीं कर सकते। ठीक है, चाहकर भी नहीं की जा सकती। अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करने की स्वतंत्रता,
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यपालिका के किसी भी हस्तक्षेप के बिना उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सकता है और उनकी सेवा शर्तें भी निर्धारित कर सकता है। ये चीज पता है आप लोगों को। और क्षेत्राधिकार का संरक्षण, संसद और राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को कम करने के लिए अधिकृत नहीं है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? अधिकार क्षेत्र, समझना, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को कम नहीं कर सकती। इसमें फर्क है, क्षेत्राधिकार की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, अधिकार क्षेत्रों की और शक्तियों की बात हो रही है ना। अर्थात जैसे अपीली क्षेत्राधिकार है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप आज से क्रिमिनल मामलों पर अपील नहीं सुनोगे। आई बात समझ में? आप ये नहीं कह सकते कि आज से आप विधानमंडल से संबंधित मामलों और वादों को नहीं सुनोगे। इस प्रकार की शक्तियां और क्षेत्र को आप कम नहीं कर सकते। किन क्षेत्रों को कम कर सकते हो? कि हाँ, आप अब तक 2 राज्यों को देख रहे थे, अब आप किसको देखोगे? एक राज्य को देखोगे। अब तक आप 2 यूटीज को देख रहे थे, अब तक आप एक यूटी को देखोगे, या अब आप एक और यूटी को देखोगे। बढ़ाया जा सकता है और कम किया जा सकता है। हालांकि संसद अगर चाहे तो शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है, पर कम नहीं कर सकती। इस प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं। अब ये जो टॉपिक था आपका, ये केवल एक जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है। अर्थात इतना आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार की शक्तियां हाई कोर्ट के पास हैं, कि हाई कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट की शक्तियां कहां तक सीमित है, कि किसके बाहर जाकर उसके द्वारा शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता, है ना। अब ये चीज आपको पता था कि निचली अदालतें भी मौत की सजा दे सकती हैं, मृत्युदंड? नहीं पता था, अब पता चल गया दे सकती हैं, परंतु तुरंत उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा? जब तक उसको कौन रिव्यू नहीं कर लेता एक बार? हाई कोर्ट जब तक उसको एक बार रिव्यू नहीं कर, चलो हाई कोर्ट ने रिव्यू दे दिया, अब अगर उसे मृत्यु दंड से बचना है तो क्षमादान की शक्ति किससे मांग सकता है? वो केवल और केवल राष्ट्रपति से, आर्टिकल नंबर 72 के तहत। और राष्ट्रपति ही उसकी क्षमादान, उसकी मृत्यु दंड को कारावास में बदल सकते हैं, वरना खत्म। ठीक है, क्लियर है? और कोई समस्या? कंप्लीट? हाई कोर्ट से संबंधित जो भी वाद है तो मुझे आकर बताइए, आपके डाउट मैं दूर करूंगा। ठीक है, जय हिंद।